फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज हम एक और फिर बिग आपके सामने महारत्ना पीएसयू का नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। जो लोग मुझे ये कहते रहते हैं बार बार कि वैकेंसी नहीं आती, वैकेंसी नहीं आती, तो डेफिनेटली वैकेंसी आती है, सब काम होते हैं, सिलेक्शन भी होते हैं। बट जो ये सोचते हैं कि जिनका नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही तैयारी करेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो ऐसे ही कहते रहते हैं और अपने जो टाइम है उसको और बर्बाद करते रहते हैं। तो आपके सामने आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऑयल इंडिया का महारत्ना पीएसयू का नोटिफिकेशन, जो कि लेटेस्ट अभी 26 अगस्त को ही रिलीज हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ऑयल इंडिया जो है वो महारत्ना पीएसयू है जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है। तो इन्होंने 3 कैटेगरी का नोटिफिकेशन निकाला है, ग्रेड सी का, ग्रेड बी का, ग्रेड ए का, ए बी सी ग्रेड में। ठीक है, तो हम जो हमारी फाइनेंस एंड अकाउंट्स के हिसाब से बात करें तो ग्रेड बी में जो हमारी पोस्ट निकाली है उस पोस्ट का नाम है सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर या सीनियर इंटरनल ऑडिटर। ठीक है, पोस्ट कोड जो है वो AC07 है। ठीक है, और टोटल अगर मैं पोस्ट की बात करूँ तो टोटल जो पोस्ट है वो 5 पोस्ट है। उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की 3 पोस्ट है, OBC नॉन क्रिमिनल की 1 पोस्ट है और SC की 1 पोस्ट है। यानी कुल मिला के 5 पोस्ट है, अनरिजर्व में 3 वैकेंसी है। तो अगर आप अनरिजर्व में आते हैं तो मतलब बहुत ही बेटर है आपके लिए, 3 पोस्ट भी, आपको तो 1 ही लेनी है, आपको 3 का क्या करना है। जो सैलरी पे स्केल है वो बहुत ही शानदार है। E3 स्केल का आपका ये वैकेंसी है। E3 का स्केल आपको पता ही है कि E1 में 40,000 बेसिक होती है, E2 पे 50,000 बेसिक होती है और E3 पे 60,000 आपकी बेसिक सैलरी होती है। एज का जो क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट रखा है। अनरिजर्व कैटेगरी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैक्सिमम एज 29 ईयर होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन फॉर्म क्लोज होंगे उस दिन आपकी मैक्सिमम जो एज है वो 29 पे होनी चाहिए। 29 से अगर क्रॉस हो रही है तो वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। OBC नॉन क्रिमिनल की बात करूँ तो वहाँ पर 32 एज है, SC कैटेगरी में 34 एज है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो है वो फ्रेश एसोसिएट मेंबर होना चाहिए CA या ICMA का, यानी इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो रिसेंट चार्टेड अकाउंटेंट बने हैं उनके सिलेक्शन होने के चांस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी नॉलेज भी काफ़ी अच्छी है, अभी लेटेस्ट ही बने हैं। ठीक है, और दूसरा उनके सब्जेक्ट कमांड जो न्यू पैटर्न के हिसाब से हैं वो उनका कमांड है। तो एज कम्पेरेटिव ओल्ड एस्पिरेंट्स जो जिनको बने हुए 4 साल हो गए हैं या 5 साल हो गए हैं या अभी भी जो है वो इसकी प्रिपरेशंस कर रहे हैं PSU की, तो उनके मुकाबले उनका वेटेज हमेशा ज़्यादा रहेगा सिलेक्शन का, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली क्वालिफाई किया है। ठीक है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि रिसेंट वाले जो CA हैं उनका ही नंबर ज़्यादा आएगा, नहीं। आप उनको एक्सपीरियंस नहीं है। फ्रेशर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उनको PSU एग्जाम्स फाइट करने का एक्सपीरियंस नहीं है, और जो पुराने जो साथी हैं उनको पता है कि कैसे पेपर आता है, कैसे किस तरीके से मुझे इसको क्रैक करना है, कहाँ से किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। ठीक है, तो आपको एक पोस्ट मान के ही तैयारी करनी है। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ कि अगर एक भी पोस्ट है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। कुछ नहीं होगा सिलेक्शन मान लो, तो आपको कम से कम एक्सपीरियंस तो होगा, तजुर्बा तो होगा कि प्रोफेशनल में E3 लेवल के पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। एक 500-600 रुपये की फीस लगती है, लेकिन कम से कम कभी आगे की, जैसे मैंने कहा कि ONGC की वैकेंसी आने वाली है थोड़े दिनों में, ठीक है, और भी महारत्ना की वैकेंसी आने वाली है, तो आपको ये पता चलेगा कि पेपर आता कैसे है। आप फ्रेशर हैं, अभी आपको ये एक्सपीरियंस नहीं है। अपन ने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए हैं, बड़े बड़े 2-2, 3-3 पेज के क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो ये फेस करना आपको आना चाहिए। ऊपर अपन देखें तो अपन को लगता है कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे सब आता है, पोस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट मैं CMA बन गया तो मुझे अब सब कुछ आता है, पोस्ट इनकम। लेकिन जब 4 ऑप्शन सामने आते हैं तो हम वहाँ पर 100% गलती करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी, और ये एक्सपीरियंस आपको मौका मिल रहा है। तो फ्रेशर की वैकेंसी पे जनरली क्या होता है, एक्सपीरियंस कभी कभी मांग लेते हैं, लेकिन ऑयल इंडिया में ये बढ़िया काम है। ठीक है, चलिए जी, नोटिफिकेशन में अगर आगे देखते हैं इसके बारे में डिटेल अपन, तो आपको मिलेगा कि इन्होंने जो दिया है, इन्होंने क्लियर ये भी कर दिया है कि अगर आपके पास में मेंबरशिप नंबर नहीं है, विदाउट मेंबरशिप आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आपके पास में CA या CMA की जो है वो मेंबरशिप होनी चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हैं आपके पास में CA इंस्टीट्यूट या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का मेंबरशिप नंबर होना जरूरी है। क्लियर हो गया? चलिए
आगे अगर और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें, क्योंकि मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर लिया ताकि नोटिफिकेशन कम टाइम में अच्छे से कवर हो जाए। अदरवाइज क्या होता है कि कई एस्पिरेंट्स नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, उनको जो चीज़ काम की है वो ध्यान जाता ही नहीं है। ठीक है, सैलरी की बात करें तो बेसिक पे और डीए के अलावा आपको बहुत सारे एडवांस इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि ये महारत्ना पीएसयू है और महारत्ना के सैलरी एंड पर्क्स बहुत ही एडवांस होते हैं। आप ओएनजीसी का कभी सैलरी पर्क्स देखोगे तो बहुत ज़बरदस्त है, पावर ग्रिड का देखोगे तो पावर ग्रिड का भी बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, ऐसे ही एनटीपीसी का है। वैसे ही ऑयल इंडिया भी जो है वो महारत्ना है, तो वहाँ पर आपको या तो एचआरए फैसिलिटी मिलेगी या लीज फैसिलिटी मिलेगी, और लीज अकोमोडेशन फैसिलिटी में जो है लगभग आपको 30 से 35,000 का तो लीज मिल जाता है। फ्री मेडिकल बेनिफिट्स हैं आपके खुद के लिए, डिपेंडेंट के लिए, ग्रेजुटी पीएफ की व्यवस्था है, हाउस बिल्डिंग लोन मिलेगा। सबसे बड़ा मतलब कितना देखो आपको इनडायरेक्ट बेनिफिट सैलरी के अलावा कितना दिया जा रहा है। ठीक है, वो भी कंसेशनल रेट पे आपको हाउसिंग लोन मिलता है, व्हीकल लोन आप ले सकते हो, ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं एज ए महारत्ना पीएसयू की बात करूँ तो आपको बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका पीआरपी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये पीआरपी जो होता है वो लगभग आप महारत्ना पीएसयू में मान के चलिए कि 3 लाख से 4 लाख के बीच में तो आपको साल का एनुअली आपको पीआरपी मिलेगा। पीआरपी समझते हो, कंपनी में जो भी प्रॉफिट होगा उसका एक सर्टेन पोर्शन एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो डिपेंड करता है आपकी जो केआरए होता है उसके ऊपर कि आप हर साल आपका परफॉर्मेंस जो एपीआर भरी जाती है उसके ऊपर आपका एम्प्लॉयर आपको मार्क्स देता है कि कितना जो 100 में से है इसका कितना स्कोर इस बार का रहा है एपीआर का, उसी के बेसिस पे आपका पीआरपी मिलता है एनुअल क्लोजिंग होने के बाद में। तो आप ये देखिए चलिए कि 3 से 4 लाख आपको पीआरपी मिलेगा, ये अदर देन सैलरी है। तो कितना मतलब एक ये कह सकते हैं कि टोटल जो सीटीसी है ये मोटा मोटा जो है वो 20 लाख के अराउंड आपको मिलेगा पर एनम, 20 लाख पर एनम। ये ज्वाइनिंग के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर ही आपको 20 लाख का पैकेज मिलेगा। उसके बाद में ईयर टू ईयर जो आपकी सैलरी है, और अभी तो जब हमारा 8 पे कमीशन आ जाएगा तो 8 पे कमीशन आ जाएगा तो यहाँ पर पीआरसी लगता है, पे रिवीजन कमीशन। ठीक है, तो 4th पीआरसी जो 5th पीआरसी जो लगेंगे उसके अलग बेनिफिट होंगे, यानी और सैलरी आपकी लगभग जस्ट जो है ये कह सकते हैं कि और बढ़ेगी। ठीक है, सैलरी स्केल जैसा मैंने बताया कि 60,000 आपका बेसिक रहेगा, उसके बाद में ये डीए, एचआरए और लीज और ये जो 35% कैफेटेरिया अलाउंस, बास्केट अलाउंस ये आपको मिलेगा। प्रोबेशन पीरियड जो है वो आपका 1 साल का रहेगा। ठीक है, प्रोबेशन जो होता है वो आपका एक इंटरिम ट्रेनिंग टाइप का पीरियड होता है जिसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के बारे में, वर्क फ्लो के बारे में, वर्क नेचर के बारे में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद में आता है अगर फॉर्म फीस जो है इसमें टोटल जनरल और नॉन क्रिमिनल ओबीसी में 500 रुपये प्लस एप्लीकेबल टैक्सेज आपकी फीस रहेगी। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के और ईडब्ल्यूएस, सबसे बड़ी बात है ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का 24-25 का, तो आप ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल भी करोगे तो ईडब्ल्यूएस की तो कोई पोस्ट है नहीं है इसमें, तो आप यूआर कैटेगरी में काउंट किए जाओगे। ठीक है, चलिए जी, अब बात आती है सबसे मेन हमारे काम की, सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो हमारा इसमें रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, सीबीटी रहेगा फेज 1 में। सेकंड फेज में इंटरव्यू रहेगा। सीबीटी जो है वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इंटरव्यू जो है वो 15 मार्क्स का होगा, यानी सीबीटी का टोटल अगर वेटेज देखें तो 85% वेटेज है, यानी सबसे मेजर पोर्शन है सीबीटी एग्जाम निकालना। इंटरव्यू का ओनली 15% ही वेटेज रहेगा। जो सीबीटी है उसमें जनरल कैटेगरी यानी यूआर कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी एनसीएल के लिए 50% मार्क्स लाना जरूरी है। ठीक है, और इंटरव्यू में कोई भी क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं है, यानी आपको जस्ट ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में इतने नंबर लेके आने हैं, 15 में से 10 मार्क्स लेके आना है, 7 मार्क्स लेके आने हैं, नहीं, जो भी मार्क्स होंगे वो आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, यानी उसमें कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट करके रख दिया कि भैया इंटरव्यू में घबराने की जरूरत नहीं है। जो मेन जो आपको वेटेज देना है वो रिटर्न में देना है, रिटर्न में ही आपको अच्छा से स्कोर करना है। जो आपका टेस्ट पेपर होगा वो 1.5 घंटे का होगा, 1 आवर एंड 30 मिनट्स कम। ठीक है, 1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। 90 मिनट मुझे लगता है 100 क्वेश्चन आएंगे। पिछला पेपर भी है अपने पास में, तो आप अगर आपने ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र कोर्स ले रखा है तो आपको इसका सीनियर अकाउंट ऑफिसर का प्रीवियस पेपर भी मिल जाएगा, तो उसमें आप अपने पैटर्न को पता कर सकते हैं कि ऑल इंडिया किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछती है, ताकि उसी अनुसार आपकी प्लानिंग रहे, प्रिपरेशन रहे, और आप कोई भी डिफिकल्टी हो तो आप मुझे बता सकते हैं उसमें कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा जो सीबीटी में जो बच्चे क्लियर होंगे उनको इंटरव्यू के लिए 1:5 के रेशियो में बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट के लिए 5।
ठीक है। तो ऐसे टोटल हमारी 5 पोस्ट है, तो 5 के लिए 25 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो फाइनल जो मेरिट बनेगी, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो रिटर्न के और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। चलिए जी, इसके बाद आता है आपकी जब आप फाइनली सेलेक्ट हो जाओगे तो ऑयल इंडिया का ही जो दुलीजान, जहाँ पर आसाम में इसका कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में मैंने बार बार बताया कि एक प्री मेडिकल जो टेस्ट होता है उसमें बेसिक आपका देखा जाता है कि बीपी, शुगर, कोई मेडिकल कोई मेजर इंजरी तो नहीं है आपकी बॉडी में, यानी आप फिट फॉर ड्यूटी है ना, ये चेक किया जाता है उसमें मेडिकल टेस्ट में। चलिए जी, इसके बाद इन्होंने कहा कि जो ग्रेड बी जो पोस्ट है, टेबल बी यानी बी ग्रेड में, उनके लिए आपको मिनिमम 3 साल का जॉब करना पड़ेगा, आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। लेकिन मज़ेदार बात क्या है, इन्होंने क्या कहा कि AC07 जो कैटेगरी के कोड का जो पोस्ट है उसके लिए सर्विस बॉन्ड साइन करना जरूरी नहीं है। यानी हमारी इस पोस्ट के लिए आपको कोई भी बॉन्ड भरने की जरूरत नहीं है। यानी जब चाहो, जब आप 5 महीने बाद में छोड़ना चाहो तो कंपनी को कोई पे करने की जरूरत नहीं है। बाकी और जो इस नोटिफिकेशन में जो पोस्ट दे रखी है वहाँ पर आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये और अच्छा फेवरेबल है। आपको लग रहा है जी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो गया, मुझे लोकेशन पसंद नहीं आ रही, तो आप स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोस्टिंग की बात करें तो इन्होंने कहा जी ऑयल इंडिया का जो भी ऑपरेशनल एरिया होगा या ऑफिस होगा वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। बेसिकली जहाँ तक पोस्टिंग होती है वो कॉर्पोरेट ऑफिस या रीजनल ऑफिस में होती है। प्रोजेक्ट यूनिट में जो होता है वो आपके इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। चलिए, इसके बाद में आता है कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में या किसी PSU में या किसी ऑटोनोमस बॉडीज में काम कर रहे हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पे, अभी नहीं, इंटरव्यू के टाइम पे NOC आपको देनी पड़ेगी। बिना NOC के आपके इंटरव्यू नहीं कराएंगे, और अगर आपके पास में उस टाइम पे NOC नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग वहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, कि भैया जब भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं NOC सबमिट कर दूंगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद अगर काम की चीज़ बात करें, ये बाकी तो और सब फर्जी बातें हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट्स, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एकदम आपको क्लियर कर दिया है कि आपका जो CBT का जो पेपर है वो 1 नवंबर को टेंटेटिवली इन्होंने डिसाइड किया। जहाँ तक 99% ये डेट फाइनल है 1 नवंबर की। फॉर्म जो है वो आपके 26 अगस्त से चालू हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है वो 26 सितंबर है, यानी पूरा 1 महीने का टाइम है। और आज से अगर मैं बात करूँ, मान लो अगस्त तो गया, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर आपके पास में टोटल 2 महीने हैं। और मुझे नहीं लगता यार 2 महीने में आप जो है रिटर्न का तैयारी नहीं कर सकते। आप एज ए फ्रेशर हैं तो आपने ऑलरेडी 80% चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो देना है आपको कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व करते हुए कैसे क्वेश्चंस आते हैं। PSU के आपने अगर डिफरेंट मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपने 70+ प्रीवियस ईयर पेपर भी आपने देख लिए तो ये मान के चलिए कि आपका आधा काम तो वहीं सॉल्व हो गया। आपको पता चल जाएगा कि पेपर आएगा कैसे, क्या पूछता है, क्या मुझे पढ़ने की जरूरत है, क्या मुझे छोड़ने की जरूरत है। ये जिस दिन समझ में आ गया ना एग्जाम में क्या पढ़ना है, क्या मुझे छोड़ना है, तो बस आपका कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो, बशर्ते आपको इस एग्ज़ाम के लिए बहुत सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन बहुत हाई है। हर कोई जो है वो बड़े बड़े पैकेज छोड़ के, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के जो है वो PSU में आना चाहता है। ठीक है, उसका कई कारण है। आपका हो सकता है कि जो लाइफ बैलेंस है वो फैमिली एस्पेक्ट है, या वर्क एरिया है, या मॉनेटरी है, या वर्क प्रेशर है, वो कॉर्पोरेट के बजाय आपको PSU में बहुत ही अच्छा मिलता है। सैलरी तो अच्छी मिलती है, उसके अलावा वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलता है। तो 5 पोस्ट है, 5 पोस्ट में आपको अपनी एक पोस्ट जो है वो क्रैक करनी है। 2 महीने का आपके पास में टाइम है, आप काफ़ी आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। आप चाहे तो तेजस कॉमर्स क्लासेज का ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र आपके लिए बहुत ही बेस्ट कोर्स है। मैं बार बार कहता हूँ, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए डिफरेंट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। एक कोर्स लो और उससे कई सारे आप पेपर निकालिए। आपको नॉन टेक्निकल भी उसमें मिल जाएगा, टेक्निकल भी उसमें मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा, रिवीजन वीडियोज भी आपको मिलेंगे। और इसका हो सकता है कि ये सिलेबस भी आउट कर दे। जैसे ऑल इंडिया की अभी पहले सीनियर मैनेजर फाइनेंस अकाउंट की वैकेंसी आई थी तो उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया था, तो हो सकता है जल्दी जो है वो ऑल इंडिया इसका आपको सिलेबस भी दे दें। तो मैं एक और इसका जो सीनियर अकाउंट ऑफिसर का जो पेपर प्रीवियस ईयर का है उसका जरूर वीडियो बनाऊंगा, और उसमें आपको बता दूंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेगुलर जो हमारे CA, CMA या CS या MCOM MBA के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब अलर्ट आते हैं तो आपको मिल जाए।
ठीक है। और अगर आप कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की वेबसाइट पे और एप्लीकेशन पे आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास में अगर खुद का मटेरियल है या किसी और टीचर का भी मटेरियल है तो आप उससे पढ़िए, वो भी बेस्ट है। मटेरियल सारे बेस्ट होते हैं, बशर्ते कि आपको खुद को पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और मुझे किस तरीके से प्लानिंग से पढ़ना है। ठीक है, थैंक यू गाइज और ऑल द बेस्ट इस एग्जाम के लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप जो इसमें डिटेल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और मुझे पर्सनली भी मैसेज करके कोई भी क्वेरी है तो मैं आपको देर सवेरे आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।